Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Study O'Clock. So, in this video, we are going to do class 9th chapter Democracy. So, I know that NCERT अभी तक release नहीं हुई है, but we cannot just wait for it, right? हमारे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं and we have to prepare for that as well. So, यहाँ पे if you look at the CBSE PDF that has been released, so under this chapter democracy is mentioned, right? एंड चैप्टर डेमोक्रेसी में PDF मेंशन करता है मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, देन चैलेंजेस क्या हैं डेमोक्रेसी के, फर्दर डेमोक्रेटिक सिस्टम्स क्या है जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं. सो हम यही सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. देयर इज़ अ बुक दैट आई फाउंड आउट जो इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करती है एंड हम उसी बुक को रेफ़र करने वाले हैं. सो दिस चैप्टर 9 इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग democracy. So what do you mean by the word democracy? मीनिंग क्या है, देन डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी के रूट्स क्या हैं इंडिया में, फर्दर कौन कौन सी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, और वर्ल्ड में कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम अलग अलग वेज में फंक्शन करता है. फर्दर इंडियन डेमोक्रेसी जो है उसके बेसिकली चैलेंजेस क्या हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें हम इसेंशली इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं मीनिंग, फीचर्स एंड रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, बेसिकली मैं ऊपर वाले टॉपिक्स पहले कवर कर लेती हूँ एंड देन हम पार्ट 2 में बाकी जो टॉपिक्स बचेंगे उनको कवर करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट with the very first topic, that is meaning of democracy. तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी को समझने के लिए हमें पहले उसका मीनिंग समझना पड़ेगा. तो हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी की इसमें बेसिकली अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं एंड इसमें हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी वर्ड आया कहाँ से है. सो फेमस पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑफ द 19th century रेनॉल्ड नीबर stated, man's capacity for justice makes democracy possible and man's capacity for injustice makes democracy necessary. So ये बेसिकली हमें ये कहता है कि मैन की कैपेसिटी जस्टिस को प्रमोट करने के लिए वो चाहेगा कि डेमोक्रेसी हर वे में सोसाइटी में एग्जिस्ट करे. बट अगर एक मैन की कैपेसिटी है इनजस्टिस करने के लिए तो उस केस में डेमोक्रेसी इनफैक्ट और नेसेसरी हो जाती है. सो इससे हमें क्या पता लगता है, हमें इससे ये पता लगता है कि अगर एक मैन फॉर एग्जांपल जस्ट है तो भी वो चाहेगा कि डेमोक्रेसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करे, और अगर वो इनजस्टिस कर रहा है तो डेमोक्रेसी और ज़रूरी हो जाती है. विच सर्टनली शोज अस कि कैसे जस्टिस एक इम्पॉर्टेंट पिलर है या एक इम्पॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का, राइट? तो ये हमें कोड बेसिकली ये दिखाता है कि कैसे डेमोक्रेसी डिज़ायरेबल भी है और इसेंशियल भी है. डिज़ायरेबल कैसे? बिकॉज एक मैन को चाहेगा अगर वो कि सोसाइटी में जस्टिस हो तो वो चाहेगा कि सोसाइटी में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करे. बट अगर वो इनजस्टिस कर रहा है उस केस में डेमोक्रेसी और ज़रूरी हो जाती है. इससे हमें पता लगता है कि डेमोक्रेसी कैसे जस्टिस को प्रमोट कर रहा है और इनजस्टिस को रोक रहा है, राइट? नाउ डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. डेमोक्रेसी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में भी, और इसको समझने के लिए हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी इतनी पॉपुलर क्यों है. फर्दर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी है क्या, राइट? फर्दर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि क्या डेमोक्रेसी सच में बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भी या नहीं, और वो क्या आज की मॉडर्न सोसाइटी के चैलेंजेस को फेस कर पाती है या मॉडर्न सोसाइटी के चैलेंजेस को केटर कर पाती है या नहीं, राइट? अब बहुत सारी डेफिनेशंस है डेमोक्रेसी के जो अलग अलग एमिनेंट अथॉरिटीज़ ने, अलग अलग पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने दी हुई है. हम कुछ इम्पॉर्टेंट देखेंगे यहाँ पे जो हमारे लिए 9th क्लास लेवल पे इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी टर्म आई कहाँ से है. सो एथेंस इज़ द वेरी फर्स्ट नेशन जहाँ पे हमने देखा डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जिस्टेंस 5th century BCE में. सोचो आप कितना पहले से डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है, प्रिवेल कर रही है. सो एथेंस फर्स्ट एग्जाम्पल है. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी वर्ड कैसे ग्रीक वर्ड से आया है. 2 ग्रीक वर्ड है यहाँ पे, डेमोस एंड क्राटोस. इनको अच्छे से याद कर लो.
डेमोस एंड क्राटोस। अब इनका मतलब देखेंगे, डेमोस का मतलब है पीपल एंड क्राटोस का मतलब है पावर। सो बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल बाय पीपल, पावर एंड पीपल, मतलब कि पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। सो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो पावर है वो किसके हाथ में है, पीपल के हाथ में, यानी कि पीपल इज एन इम्पॉर्टेंट component of democratic country. Then democracy in Athens, I told you it's the earliest example of this system. It corresponds to some of the modern ideas about democratic rule. अब obviously democracy prevail कर रही है तो elections तो होंगे, और elections होंगी तो voting भी होगी। अब एथेंस में कौन वोट कर रहा था, यहाँ पे बेसिकली जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन थी एथेंस की वो सब मिलके वोट कर रहे थे, वो सब मिलके डिसीजन ले रहे थे, उन सबको राइट था कि वो असेंबली में बोल सके, और सबके पास सब फ्री थे वोट करने के लिए, भले ही वो रिच हैं पुअर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सारी एडल्ट पॉपुलेशन वोट करी थी, सारी एडल्ट पॉपुलेशन डिसीजंस और डिस्कशंस में इन्वॉल्व थी, और एथेनियंस डिड नॉट वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स, बट वो अपने डिसीजन डायरेक्टली ले रहे थे। बिकॉज डेमोक्रेसी की दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें लोग खुद अपने डिसीजंस ले रहे हैं, एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे लोग अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स उनके लिए डिसीजंस लेते हैं, लाइक वी सी इन इंडिया, राइट। The simplest definition of democracy is that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. सिंपल इनफ, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे रूलर्स कौन इलेक्ट कर रहा है, पीपल। मैंने आपको बताया है डेमोक्रेसी इज अबाउट पावर लाइंग इन द हैंड्स ऑफ पीपल। सो अल्टीमेटली यहाँ पे गवर्नमेंट कौन इलेक्ट करेगा, पीपल। सिंपल डेफिनेशन। नाउ दिस कैन बी अचीव बाय इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम ऑफ इलेक्शंस होंगे तो वोटिंग का सिस्टम होगा, बट हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि कैसे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को साथ में लेके चलना है, राइट। देन ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। डायरेक्टली मैंने आपको बताया डायरेक्ट लोग इन्वॉल्व हैं डिसीजन मेकिंग में, एंड इनडायरेक्टली हैपन्स टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्शंस एक एसेंशियल और बेसिक कंडीशन है डेमोक्रेसी को प्रिवेल करने का, बिकॉज ऑब्वियसली लोग डिसीजन लेंगे कैसे, पावर हम किस वे में दे रहे हैं लोगों के हाथ में, थ्रू इलेक्शंस, राइट। So in fact, voting by all adults is also the main feature which separates democracy from other forms of government. For example, a monarchy. Monarchy क्या है? Monarchy is basically a form of government जिसमें एक monarch होता है जिसके पास centralized authority होती है सब decisions लेने के लिए। But democracy में हम देख रहे हैं कि सारे adults involved है decision making process में, either directly or indirectly. Then former president of the USA Abraham Lincoln has given a very popular definition, ये आपने सुनी भी होगी, डेमोक्रेसी इज़ अबाउट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। यानी कि गवर्नमेंट की सरकार किसकी है, लोगों की है। किसके लिए है, लोगों के लिए है। और कौन इलेक्ट कर रहा है, लोग ही इलेक्ट कर रहे हैं। सो द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि सरकार किसकी है, लोगों की है, पीपल की है। बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्ट कौन कर रहा है, उन्हें लोग ही इलेक्ट कर रहे हैं। और है किसके लिए, फॉर द पीपल, यानी कि लोगों के लिए है, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक एंड वेरी फेमस डेफिनेशन बाय अब्राहम लिंकन। इसको भी याद कर लेना, कुछ बेसिक डेफिनेशन ऑब्वियसली इफ यू इंक्लूड इन योर आंसर्स, आपके आंसर्स को बिल्कुल एनहांस कर देंगे, एंड इट विल मेक योर आंसर्स कम्प्लीटली टॉपर लेवल, राइट। और ये डेफिनेशन सर्टनली इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर्स के लिए भी, एंड ऑब्वियसली आपके लॉन्ग आंसर्स के लिए भी। अब इस डेफिनेशन से हमें क्या पता लगता है कि कैसे पार्टिसिपेशन, लोगों का होना और पार्टिसिपेट करना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट है। कैसे रिप्रेजेंटेशन, यानी कि लोगों की आवाज़ को सामने रखा जाए, रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और कैसे वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि ऑब्वियसली इन सब डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम कर क्या रहे हैं, इंश्योर वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का भला हो, उन लोगों के हित में डिसीजंस लिए जाए। सो दिस इज़ व्हाट दिस डेफिनेशन ऑल्सो shows. History also shows elections alone are not sufficient. अब elections का सिर्फ होना is not कि डेमोक्रेसी हो गई, इलेक्शंस जहाँ हो रहे हैं वहाँ डेमोक्रेसी है, ऐसा मानना बिल्कुल ज़रूरी है। बिकॉज जैसे डिक्टेटर्स हैं हिटलर, मसलिनी, ये भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने इलेक्ट करे होंगे, बट इन्होंने क्या किया, अपने पावर का मिसयूज़ किया, तो इनको थोड़ी हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, राइट।
तो इलेक्शंस अलोन भी नहीं इंश्योर कर सकते, बट ऑब्वियसली इलेक्शंस का होना एक नेसेसरी फैक्टर है, बट इट अलोन कैन नॉट इंश्योर कंप्लीट डेमोक्रेसी. ओके, सो हमने ये फर्स्ट पार्ट में किया मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. हमने कुछ डेफिनेशंस देखी, पहली रेनॉल्ड नीबर की, देन हमने सेकंड डेफिनेशन देखी बेसिक वाली हमारी, एंड थर्ड डेफिनेशन हमने देखी अब्राहम लिंकन की. देन हमने समझा कि कैसे फर्स्ट एग्जाम्पल डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एथेंस रहा है, राइट. एंड देन हमने देखा कि डेमोक्रेसी कौन से दो वर्ड से डिराइव्ड है. कौन से दो वर्ड है? कम ऑन, डेमोस एंड क्रेटोस. परफेक्ट. बेसिकली हमने समझा कि डेमोक्रेसी इज अबाउट पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल, राइट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द पीपल. अब इतना द पीपल कर लिया हमने, बट अब ये लोग हैं कौन, राइट, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग चीज़ रहा है. अब हम बात करें ग्रीक्स की, तो उन्होंने वोटिंग राइट्स 3 ग्रुप्स को नहीं दिए, वुमेन को, स्लेव्स को और फॉरेनर्स को, इनको नहीं दिए, यानी कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं थी. स्विट्ज़रलैंड में भी वुमेन को जाके वोटिंग राइट्स मिले 1971 में, और जबकि वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रेफरेंडम्स होते हैं, पॉपुलर इनिशिएटिव्स है, बट नॉट ऑल गवर्नमेंट डिसीजंस आर डिसाइडेड डायरेक्टली बाय द सिटीजन्स. और इंडिया की बात करें, सो इन वास्ट और पॉपुलस कंट्री लाइक इंडिया, ऑब्वियसली डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है कि सब एक जगह पे आएँ, साथ में डिसीजन ले, राइट, बिकॉज इतनी वास्ट कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है. तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, जहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. रिप्रेजेंटेटिव किस वे में है? बिकॉज हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं, जो फिर हमारे बिहाफ पे हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में डिसीजंस आर टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमारे पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, बट ऑब्वियसली वी इंश्योर कि मिनॉरिटी राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए, राइट. एवरी गवर्नमेंट इम्पोजेज सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पीपल हु कैन बी इलेक्टेड, राइट. कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमें लगानी पड़ती हैं, बट दैट शुड बी रीजनेबल इनफ. तो जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं मेच्योरिटी पे, राइट. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि एक इंडिविजुअल इतना मेच्योर हो कि वो डिसीजन ले सके कि वो किसको वोट करे या उसके लिए कौन बेटर डिसीजन ले सकता है. सो यहाँ पे यू ऑल नो कि दोज हु आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज ऑब्वियसली आर नॉट अलाउड टू वोट, राइट. फर्दर हम क्रिमिनल्स को वोटिंग राइट्स नहीं देते हैं, राइट. Above all, no government can possibly ensure that the opinion of every elected representative shall be incorporated in all government legislations, right. So who are these people? हमें कैसे पता लगेगा who constitutes the people? Obviously that will happen through किसके हाथ में voting rights है, right. एंड कौन कौन ग्रुप्स डिसीजंस ले रहे हैं, कौन से ग्रुप्स रिप्रेजेंटेटेड है, यही चीज़ें डिसाइड करती हैं कि ये पीपल में कौन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. दैट इज़ वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वाई वोटिंग राइट्स इज़ सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वाई फ्री इलेक्शंस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, राइट. क्लियर हो गया? मूविंग फॉरवर्ड, अब हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. अब डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि इंडिया में आज की आई है या मॉडर्न सोसाइटी का कंसेप्ट है. ये कंसेप्ट इंडिया में बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है. यहाँ पे हम देखेंगे और समझेंगे इंडिया की बहुत लॉन्ग हिस्ट्री रही है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस की, दैट हैज़ डेवलप्ड लॉन्ग बिफोर द राइज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज वर्ल्ड वाइड, राइट. अब हम आगे देखेंगे, देन यू रियलाइज हाउ डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ रूटेड इन आवर हिस्ट्री, राइट. जितने भी ये अर्ली ट्रेडिशंस है ऑब्वियसली इन्होंने फाउंडेशंस ले करी हैं, इनसे ही हमारे आइडियाज़ आए हैं, जैसे कि पार्टिसिपेशन, कंसल्टेशन, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जिनकी हम आज बात करते हैं. ये आज के कंसेप्ट्स नहीं हैं, ये पहले से ही इंडियन सोसाइटी में, एशियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे. कैसे करते थे, कहाँ करते थे, लेट्स जस्ट सी इनटू इट. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वैदिक सोसाइटीज़ की. वैदिक सोसाइटीज़ डिस्प्ले करती हैं सर्टन कंसल्टेटिव फीचर्स. दो डायरेक्ट डेमोक्रेसी या दो ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है मॉडर्न सेंस में, बट ऑब्वियसली रूट्स बनाए हैं इन्होंने, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है, राइट. नाउ दे बिलीव्ड, वैदिक सोसाइटीज़ में भी दे बिलीव्ड इन शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे सब मिलकर डिसाइड कर रहे हैं. दे बिलीव्ड इन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द गवर्नेंस, वो चाहते थे कि लोग भी इन्वॉल्व हो गवर्नेंस में, डिसीजन मेकिंग में. देन वैदिक सोसाइटीज़ में सभाज और समितिज़ होते थे. सभाज और समितिज़
अर्ली डेमोक्रेटिक बॉडीज़ जैसे वर्क करती थी, जहाँ पे जो पावर थी वो लोगों के हाथ में रहती थी डिसीजन मेकिंग की। अथॉरिटी सेंट्रलाइज नहीं थी, एक के हाथ में नहीं थी, ना ही हेरिडिटरी थी, लीनेज से पास ऑन नहीं हो रही थी। इट वॉज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट बाय पार्टिसिपेशन, लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे डिसीजन मेकिंग में। फर्दर, ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, यू नो अबाउट वासुदेव कुटुम्बकम, कैसे आज ये कंसेप्ट ग्लोबल लेवल पे भी डिस्कस किया जा रहा है। तो ये कंसेप्ट भी पहले का है, राइट। इट मीन्स वर्ल्ड इज़ वन, राइट, वन अर्थ वन फैमिली बोलते हैं हम। इसने भी मॉरल फाउंडेशन लेकर ही आर्यन डेमोक्रेसी की। सो वैदिक पीरियड में ये सब एग्जिस्ट कर रहा था। अब वैदिक पीरियड में जो असेंबलीज थी, मैंने जो बताया उनको सभाज एंड समितिज बोलते थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है गवर्नेंस में। ये वो बॉडीज़ थी जहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे थे पब्लिक इश्यूज़, पब्लिक मैटर्स, और एडवाइस कर रहे थे किंग को। इससे हमें ये दिखता है कि रूलर्स इंजॉय नहीं कर रहे थे एब्सोल्यूट पावर, सिर्फ पावर रूलर के हाथ में नहीं थी, दे वर एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट द पीपल। लोग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। अब हम आगे जाके देखते हैं थोड़ा 600 BC एंड 400 BC की हम बात करेंगे, जहाँ पे हम महाजनपदास की बात करें। सो बेसिकली जनपदास क्या होते हैं, जनपदास वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे जनपद रखते हैं, यानी कि जहाँ पे पीपल सेटल होते हैं। तो जहाँ पे लोग सेटल होते जाते हैं ना, वहाँ पे सिविलाइजेशंस बनती जाती है। तो जहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करना शुरू हुए, वहाँ पे लोग सेटल हुए, वहीं पे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी, वहीं पे ट्रेड कॉमर्स शुरू हो गया, वहीं पे सिविलाइजेशन बसती चली गई। अब कुछ जनपदास में से ऐसे होते हैं जो महाजनपदास बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं या एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो रही होती है, तो वो ज़्यादा प्रॉस्परस बन जाते हैं और वो महाजनपदास बन जाते हैं। इन्हीं कुछ महाजनपदास में हम देखते हैं डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज़ वाजीज़। वाजीज़ में रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता था। इन स्टेट में रूलर्स हेरिडिटरी नहीं थे, दे वर चोजन बाय इलेक्शन। देखो इलेक्शंस होते थे, और जो गवर्नेंस होती थी वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से होती थी, जहाँ पे डिस्कशंस डिबेट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। वाजी कॉन्फेडरेंसी स्पेशली नोन फॉर इट्स डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। फर्दर हम देखते हैं यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे महापरिनिभाना सुत्ता, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ये भी बताता है कि कैसे वाजीज़ जो महाजनपदा था वो कैसे वेल ऑर्गेनाइज रिपब्लिक था, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी रूल था। देख रहे हो यहाँ पे एक का रूल नहीं था, कम्युनिटी का रूल था। Then it praises them for holding regular assemblies, making decisions through mutual agreement and ensuring fair representation. तो एक एग्जाम्पल हमने देखा वाजी का। सेकेंड एग्जाम्पल है साक्य रिपब्लिक। साक्य रिपब्लिक में भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी। जो हेड होता था साक्य क्लैन का, उसको राजा बोलते थे, जिसको इलेक्ट करते थे असेंबली ऑफ एल्डर्स। जो लीडर होते थे वो सिलेक्ट किए जाते थे डिस्कशन के थ्रू, जो एल्डर्स के अमंग होती थी, जिससे ये पता लगता है कि कैसे डिसीजंस कलेक्टिवली लिए जाते थे रूलिंग ग्रुप में भी, राइट। अब एक और एशियंट इंडिया से एग्जाम्पल है हमारी पंचायत्स का, जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, बट ऑब्वियसली उसकी रूट्स पहले से ही रखी गई हैं। पंचायत सिस्टम जो आज हम मॉडर्न इंडियन डेमोक्रेसी में फॉलो करते हैं, उसका भी ओरिजिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले का है। जो वर्ड है पंचायत वो आया है वर्ड पंच से। पंच मतलब 5, 5। ये बेसिकली एक काउंसिल होता है 5 एल्डर लीडर्स, रिस्पेक्टेड एल्डर्स लीडर्स का, जो कम्युनिटी ही चूज़ करती है। ये सिस्टम बिल्कुल डेमोक्रेटिक है, क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट कौन कर रहे हैं, लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल किसको है, लोगों को। पंचायत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विलेज लाइफ में आज भी, डिसीजंस लेने के लिए, डिस्प्यूट सेटल करने के लिए, जस्टिस के लिए, और जो भी डेली अफेयर्स है कम्युनिटी के, उसको इजीली मैनेज करने के लिए। इसके अलावा आर्कोलॉजिकल एविडेंस से हमें लोथल का भी एग्जांपल मिलता है, कैसे वहाँ पे सिविक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करता था। लोकल लेवल पे देखा जाए तो विलेज काउंसिल्स, पंचायत, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, वेलफेयर देख लेते थे लोकल लेवल पे। इससे हमें दिखता है कि कैसे उस टाइम में भी लोगों की पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन वाज सो इम्पॉर्टेंट। फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन दिखता है हमें पावर का। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि जो पावर है वो जब सिर्फ हायर अथॉरिटीज़ के हाथ में नहीं होती है, बल्कि लोअर अथॉरिटीज़ के हाथ में भी होती है, और फिर उसको आप
वो जो पावर है सिर्फ हायर अथॉरिटीज़ के हाथ में नहीं होती है, लोअर अथॉरिटीज़ में के पास भी पावर होती है. दैट इज़ बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे ग्रास रूट लेवल से ही डेमोक्रेसी शुरू होती है और फिर ऊपर जाती है. बिकॉज ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर विलेज के लोग जितना अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को समझते हैं उतने अच्छे से कोई और नहीं समझ सकता. इसीलिए पंचायत इतने अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं, बिकॉज दे नो देयर प्रॉब्लम्स एंड हेंस दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन बेस्ट सोल्यूशंस, राइट. अब एक और एग्जाम्पल हम देख रहे हैं गुप्ता एम्पायर का, जो हमारी गोल्डन एज ऑफ इंडिया से आता है. यहाँ पे भी हमने देखा कि कैसे आर्ट, साइंस, लिटरेचर प्रोग्रेस हो रही थी, गवर्नेंस, पब्लिक लाइफ के आइडियाज़ डिस्कस हो रहे थे. यहाँ पे भी डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल गवर्नेंस जैसे एग्जाम्पल्स हमें दिखते हैं. सभास थे यहाँ पे जो लोकल अफेयर्स को मैनेज कर रहे थे, जस्टिस इंश्योर कर रहे थे. ये जो काउंसिल्स थे ना, यहाँ पे लोकल लैंड ओनर्स और मर्चेंट्स थे, और इनको चूज़ कौन कर रहा था? कम्युनिटी. और ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे थे, डिसीजंस ले रहे थे डेली लाइफ के बारे में. तो ये सारे अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के एग्जाम्पल्स हैं जो आज की डेमोक्रेसी जो आप देखते हो एग्जिस्ट करती है उसको कैसे देखते हैं. और ऑब्वियसली इनका एक रोल रहा है, राइट. इन्होंने ही प्रमोट करी है पीपल की पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में. इन्होंने ही इंस्पायर किया है इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो आज भी हम देखते हैं. और इससे हमें दिखता है कि कैसे डिसीजन, कंसेंसस, डिबेट पहले भी कितना इम्पॉर्टेंट थे. और मॉडर्न इंडिया सोसाइटी डीपली वैल्यू करती है और रूटेड है इंडिया की खुद की इतने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस में. और हमने किसी और कंट्री से अडॉप्ट नहीं किया है, बट इंस्टेड डेमोक्रेसी इंडिया में एशियन टाइम से ही अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती आई है, राइट. सो हमने रूट्स देखे. रूट्स कहाँ पे देखे? हमने वैदिक सोसाइटी में देखे. देन हमने सभा समितिज देखे, महाजनपदास देखे, वाजी देखा. देन वी सॉ द एग्जाम्पल ऑफ साक्य रिपब्लिक, पंचायत का एग्जाम्पल देखा. देन गुप्ता एम्पायर में देखा कैसे चीज़ें मैनेज हो रही थी एंड हाउ पीपल पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑल दीज वर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, राइट. आई होप दिस इज़ क्लियर टिल नाउ. सो आज के लिए इतना ही. विल बी कवरिंग द रेस्ट टॉपिक्स. हम नेक्स्ट वीडियो में फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी से स्टार्ट करेंगे एंड विल बी कवरिंग द रेस्ट टॉपिक्स very soon. So stay tuned and do subscribe to my channel. Thank you so much for staying till here and happy